A very good afternoon, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I'm your physics faculty Mohit Mittal, and the chapter which we are currently studying is your alternating current. And thank you very much for all the wishes. आज टीचर्स डे है. थैंक यू वेरी मच फॉर द विशेस बच्चों. आप लोगों के मैसेज मेरे पास आते जा रहे हैं और मेरा प्यार आप लोगों के साथ है. और मैं छोटा सा एक चीज जरूर बोलूंगा कि तुम्हारी जीत में ही हमारी जीत होगी. ठीक है ना. ये मेरा पेट है, पेट एक सॉन्ग है छोटा सा कि तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, है ना. तो अगर तुम जीतोगे तो हम जीतेंगे, तुम हारोगे तो हम हारेंगे. ठीक है ना. तो आई वॉन्ट कि आप सब अपनी लाइफ में एक्सेल करें. आई वॉन्ट कि तुम सब अपनी लाइफ में एक्सेल करो. एंड तुम करोगे तो ऑटोमेटिकली मैं भी करूंगा, है ना. तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा तो नाम किसका होगा? मेरा ही तो होगा ना. ठीक है ना. यस 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 बिल्कुल सर. क्रेडिट दे देना भाई. ठीक है. चलो अब चलते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेता फटाफट से. तो इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको बताया था, एक तो रेजोनेंस के बारे में हम बात कर रहे थे. तो रेजोनेंस में हमने जाना था कि जब भी तुम्हारा एक्सएल बराबर एक्सी होगा, एक्सएल बराबर एक्सी होगा, दैट इज एट एन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC, तो वो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी क्या होगी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कही जाएगी. और इस कंडीशन को नाम दिया जाएगा रेजोनेंस कंडीशन. और यहाँ पर तुम्हारा जेड मिनिमम होगा इक्वल टू आर के बराबर. तो जेड मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी बेटा? इक्वल टू आर होगी. ठीक है ना. और करंट कितना होगा बच्चा? करंट जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम. करंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? मैक्सिमम. फिर हमने इसका ग्राफ भी बनाए थे, करंट का जेड का ग्राफ बनाया था. तो हमने देखा कि जेड की वैल्यू क्या कर रही है? पहले डिक्रीज ओमेगा आर तक, फिर इंक्रीज ओमेगा आर से ज्यादा पर. फिर हमने बात करी आई आर एम एस के लिए भी. तो आई की जो इक्वेशन है वो भी पहले बढ़ रही है, फिर क्या हो रहा है? कम कर रही है. अब जब भी ओमेगा की वैल्यू ओमेगा आर से छोटी तो लीडिंग सर्किट, जब ओमेगा वाला ओमेगा आर से बड़ा तो लैगिंग सर्किट. ये पॉइंट्स हमने जाने थे. तो ये पॉइंट्स को आप एज इट इज याद रखें बच्चा, है ना. इन पॉइंट्स को आप एज इट इज याद रखें. फिर हमने बात करी एडमिटेंस, ससेप्टेंस, कंडक्टेंस. एडमिटेंस क्या होता है? 1 बाय तुम्हारा इंपिडेंस. ससेप्टेंस क्या होता है? 1 बाय रिएक्टेंस. कंडक्टेंस क्या होता है बच्चा? 1 बाय रेजिस्टेंस आपका होता है. राइट बच्चों. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, फिर हमने पढ़ा था हाफ पावर पॉइंट्स. तो मैंने क्या बताया था? वो वाले पॉइंट जिन पर, वो वाली फ्रीक्वेंसीज जिन पर पावर हाफ होती है मैक्सिमम के, उन फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज. और इसमें जो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी एफ आर से छोटी होगी उसे हम बोलेंगे बेटा एफ एल, मतलब लोअर हाफ फ्रीक्वेंसी, और एफ एच हायर हाफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना बच्चा. और इस पॉइंट पर तुम्हारा क्या करेगा भाई? एक्सी मतलब इंडक्टिव कैपेसिटिव सर्किट, और यहाँ पर एक्सएल दैट इज तुम्हारा लैगिंग सर्किट होगा. ठीक है ना. ये हमने कल बातें कर ली थी. अब ऐसे ही करंट के ग्राफ में अगर हम देखें तो करंट में लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी पर कौन सा करंट होता है? मैक्सिमम बाय √2. कितना बेटा? मैक्सिमम का √2 वैल्यू. मैक्सिमम का बाय √2 वैल्यू. ठीक है ना. तो आई मैक्स बाय √2 वैल्यू पर तुम्हारा एफएल और एफएच की वैल्यू मिलती है तुमको. ये पॉइंट्स हमने याद किया था. फिर हमने जाना था बैंडविड्थ के बारे में. तो बैंडविड्थ क्या होता है बच्चा? ध्यान से देखेंगे. बैंडविड्थ होता है तुम्हारा एफएल और एफएच के बीच की दूरी. डिफरेंस बिटवीन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज इज बेसिकली योर बैंडविड्थ. बच्चा मैं छोटा सा डिवीजन करवा रहा हूं अभी, है ना. तो डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली बैंडविड्थ. ठीक है. तो डेल्टा एफ कितना हो गया? एफ एच माइनस एफ एल. कितना हो गया बेटा? डेल्टा एफ तुम्हारा एफ एच माइनस एफ एल हो गया. मतलब डेल्टा ओमेगा ओमेगा एच माइनस ओमेगा एल से भी हम इसको शो कभी कभी कर देते हैं बच्चों. ठीक है ना. तो चलिए आइए थोड़ा सा आगे बढ़े. लेट्स मूव फॉरवर्ड. देखो आप डेफिनेशन गेम खेल रहा है. ठीक है ना. नाउ वी आर जस्ट प्लेइंग अ डेफिनेशन गेम. तो डेफिनेशन बेस्ड ही टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे. ठीक है ना. ओके. तो नेक्स्ट is your quality factor of a series resonant circuit. Next we are going to study about quality factor. तो quality factor को basically हम क्या लिखते हैं? Q से लिखते हैं. और Q is nothing but an ratio. Q क्या बेटा? एक रेशियो है. What is Q? Q is basically an ratio. तो वो रेशियो किसका है? देख लो बेटा. Q is a ratio of 2 pi into maximum energy stored per unit energy dissipation per cycle. ठीक है. Q is basically 2 pi into maximum energy stored per unit energy dissipation per cycle. सर ये बड़ी खतरनाक सी लग रही है. हाँ बिल्कुल खतरनाक है. तुम्हें याद ही नहीं करनी है. तुमको जो मैं बता रहा हूँ वो वाली याद रखोगे तो ज्यादा आसान है. कुछ नहीं, फॉर्मुलेज है यहाँ पर. कुछ नहीं है, क्वालिटी फैक्टर फॉर्मूला बता रहा है खाली. फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कभी कभी लिखने को आ जाता है कि क्वालिटी फैक्टर इज अ रेशियो ऑफ 2 पाई इनटू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द एसी सर्किट पर यूनिट एनर्जी डिसिपेशन पर साइकिल. ये तो है खाली डेफिनेशन लिखने के लिए.
बट एक्चुअल फॉर्मूला फॉर जो हमें याद करना है, फॉर RLC सीरीज रेजोनेंट सर्किट Q is basically omega L by R equals to 1 by omega CR equals to omega R by डेल्टा ओमेगा, ठीक है ना, या फिर FR by डेल्टा F। मतलब Q क्या है तुम्हारा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। ऐसे फॉर्मूले याद रखो, बस काम बन जाएगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। ठीक है बच्चा, प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला एज इट इज। ये फॉर्मूले हैं तुम्हारे क्यू फैक्टर के, सीधे सीधे फॉर्मूला याद करना है इसका। सर कहां से है, कोई मतलब नहीं हमको, हम तो सीधे फॉर्मूला याद करना है। तो क्यू का फॉर्मूला कितना हो गया, यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा ये ओमेगा कौन सा है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर है बेटा, सब कुछ यहाँ पर सब ओमेगा ओमेगा आर है, ये भी ओमेगा आर होता है, ये भी ओमेगा आर होता है, ठीक है। बस फॉर्मूला लिख दो। कभी कभी यहां से भी फॉर्मूला लिख सकते हो आप, ये बेसिकली मेन फंडा ये है, यहां से निकल के आते हैं। तो बस यहाँ पर फॉर्मुलेज हैं, फॉर्मूले के बेसिस पर ही ये वैल्यूज आपसे पूछी जाती है। अब नीट में ना सेम सवाल पूछा गया है, कौन सा सही फॉर्मूला होगा इस हिसाब से, ये विच फॉर्मूला इज द करेक्ट आंसर, विच फॉर्मूला इज द करेक्ट आंसर, ऐसे पूछा जाता है आपसे, ठीक है ना। तो अब तुमको अगर स्कूल में तुमसे डेफिनेशन पूछता है क्वालिटी फैक्टर का, अगर स्कूल में क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन पूछता है तो क्या लिखोगे, तो डेफिनेशन तुम लिखोगे, यस ट्विंकल। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही शुरू से। हाँ सर। अब दिख रहा है, नहीं सर। अभी भी नहीं दिख रहा। सर दिख रही है, दिख रहा है बेटा। बेटा एक बार आप लॉग आउट करके लॉग इन करो दोबारा, ठीक है। सर हो गया। हाँ ठीक है, अगर कभी ऐसा होता तो बता दीजिए करें, मैं दोबारा से बंद करके वो शेयर कर दूंगा स्क्रीन, ठीक है। चलो चुप मत बैठा करो आप लोग। ट्विंकल आप नीट में हो? यस सर। अच्छा मुझको पता है जेई क्यों याद आया, कल मैंने जेई क्लास में बोल दिया ट्विंकल एब्सेंट है आज। ये हो गया भाई, वो कंफ्यूज हो गया बच्चों के नाम पे। चलो आ जाओ भाई। तो यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ is equal to quality factor, is equal to quality factor। किसके बराबर होना चाहिए भाई, ये क्वालिटी फैक्टर के बराबर होना मांगता है, ठीक है बच्चा। इट शुड बी इक्वल टू अ क्वालिटी फैक्टर, ठीक है बच्चों, देख लो एक बार प्लीज सी। ठीक है, तो ये रिलेशंस हो गए, सारे फॉर्मूले हो गए। अच्छा अब आपसे एक बात आती है, सर क्वालिटी फैक्टर का फायदा क्या है वो समझना है। बेटा आप लोगों ने कभी पुराने जमाने के वो टेप रिकॉर्ड या वो रेडियो स्टेशन देखे, इसमें घुमाया जाता है, गोला से घुमाया जाता है, वो गोल गोल घुमाते हैं, कर ऐसी आवाज करके, अभी बढ़िया सी आवाज आती है 92.7 रेड एफएम की, कभी किया है आपने? आजकल तो मोबाइल में होता है, वो ट्यूनिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, ठीक है ना, मोबाइल में टीवी में। पर पहले जमाने में हाँ कार में, पुराने कार में करते थे, वो घुमाते रहते थे आगे, घुमा घुमा घुमा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो कभी कभी 92.7 रेड एफएम हम देख रहे हैं, पर 92.5 पे भी वो आवाज आ जाती है, पर थोड़ी नॉइज के साथ आती है, नोटिस किया आपने? 92.9 पे भी आवाज आती है, पर थोड़ा नॉइज के साथ आती है। 92.7 पे क्या प्यारी आवाज आती है, मतलब गाने सुनो तो आनंद ही आ जाए। ऐसे होता नहीं होता भाई, क्या आप लोगों ने नोटिस किया नहीं किया? हाँ। तो अब मुझे बता, अगर मैं अपना डेटा किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे भेज रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे भेज रहा हूँ, और वो मुझे सुननी है, और वो मुझे सुननी है, तो मेरे फोन का बेसिकली उसको डिटेक्ट करना, 92.7 को डिटेक्ट करना, बढ़िया बात है बेकार बात है? एकदम से वही डिटेक्ट करे,
अच्छी बात होगी। तो वो चीज कहां से पता चलती है? हमको पता चलती है क्वालिटी फैक्टर से। कहां से पता चलती है? क्वालिटी फैक्टर से। मतलब जरा समझो, बेसिकली अपन ने ना कल एक ग्राफ पढ़ा था, करंट का। याद है कुछ आपको? करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमने ग्राफ बनाया था। आज वो हमको समझना है। कल तो हमने पढ़ लिया, पर आज हमें समझना है। तो आई और जो हमारा फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ था, कुछ हमने ऐसे बनाया था गाइस। बोलो भाई, कुछ ग्राफ ऐसे बनाने थे, बना था? ठीक है। अच्छा, कभी कभी ग्राफ कुछ ऐसे ही पॉसिबल होते हैं, बिल्कुल ऊपर से आएंगे एकदम से। ठीक है। और कुछ ग्राफ ऐसे होते हैं। अच्छा, जरा सोचना, जरा आपको सोचना है। ये एफ है, ये एफ आर है, दिस इज योर एफ आर। ठीक है। आपको जरा सोचो, सबसे शार्प वाला कर्व कौन सा है? सबसे शार्प वाला कर्व कौन सा है? क्या ये सबसे मोस्ट शार्प है? टॉप वाला मोस्ट शार्प, और ये लीस्ट शार्प। ये क्या है? लीस्ट शार्प। ये क्या है? लीस्ट शार्प। समझो, अगर मुझको कोई डेटा भेजना है, तो मेरे पास यहां पर बड़ी बैंडविड्थ बड़ी है छोटी है? यहां मुझे बताओ, बैंडविड्थ बड़ी है छोटी है? ओवर एयर बैंडविड्थ, सोच, बैंडविड्थ बड़ी है छोटी है? इसके लिए बैंडविड्थ क्या हाफ पावर फ्रीक्वेंसी देख, इसका आई मैक्सिमम आएगा, उसका ये सोचो, यहां का आई मैक्सिमम, उसका रूट करोगे, उसको ये निकालोगे तो बड़ी है। मतलब इस वाले केस के लिए बैंडविड्थ क्या है तुम्हारी? बड़ी है। बेटा इस वाले केस के लिए आई मैक्सिमम ये है, आई मैक्सिमम बाय रूट टू समथिंग यहां पर आएगा। ये ब्लू वाले के लिए आई मैक्सिमम ये है, और इसके लिए आई मैक्स बाय रूट टू यहां पर आएगा। राइट गाइस? तो इसकी बैंडविड्थ कैसी होगी? ये ऊपर वाले कर्व की बैंडविड्थ कैसी होगी? टॉप कर्व की बताओ भी बैंडविड्थ कैसी होगी इसकी? क्या ये छोटी होगी? देखो ना बैंडविड्थ, बैंडविड्थ क्या होगी इसकी? छोटी होगी। इस वाले कर्व के मैक्सिमम करंट का रूट टू पे जो एफ एल और एफ एच आएगा, उसके बीच दूरी बैंडविड्थ होगी, तो उसकी बैंडविड्थ छोटी। अच्छा, मुझे बताओ, क्या क्यू इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय बैंडविड्थ? अगर बैंडविड्थ छोटी तो क्यू वैल्यू क्या होगा बेटा? क्यू वैल्यू क्या होगा? बड़ा। और इस केस में क्यू वैल्यू क्या हो जाएगा? छोटा। ये देख पा रहे हो भाई? रेडिएशन देख पा रहे हो? अच्छा, अब देख, आर्मी वाले होते हैं, जो हमारे आर्मी होती है, आर्मी वाले क्या करते हैं बच्चा? आर्मी वालों को अपना डेटा ट्रांसमिट करना है, तो वो आर्मी वालों की बहुत खुफिया बात चल रही होगी। क्या वो मैं सुन लूं तो अच्छी बात है, बेकार बात है? आर्मी वालों की खुफिया बात मैं सुन लूंगा, अच्छी बात है, बेकार बात है? मीडिया वो न्यूज चैनल ने सुन ली, वो तो गा देंगे पूरे जमाने में, है ना भाई? वो बेकार बात है। मतलब जो उनको ट्रांसमिट करना होगा अपना डेटा, वो किस में करें? बड़ी बैंडविड्थ पे, छोटी बैंडविड्थ पर? वो अपना डेटा किस पर ट्रांसमिट करें? बड़ी बैंडविड्थ, छोटी बैंडविड्थ? छोटी बैंडविड्थ पे। तो आर्मी वाले क्या यूज करेंगे? ये वाला यूज करेंगे। आर्मी वाले इस पे यूज करेंगे, नहीं करेंगे भाई? उनको क्या करना है? एक डेटा ऐसा बना के भेजना है बढ़िया सा, जो बिल्कुल पतले उसमें रीजन में जाए, समझे? अच्छा, और उनका शार्प हो एकदम। क्या हो? एकदम शार्प हो, मतलब कि क्वालिटी क्या हो जाए? बढ़िया हो जाए। क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी, नहीं जाएगी? तो यहाँ पर क्या होगी? क्वालिटी क्या हो जाए? अच्छी हो जाए। लड़ाई चल रही है, क्वालिटी बेकार है, वो कह रहा है हेलो हेलो, समझ में नहीं आया क्या बोला, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। ऐसे काम नहीं चलेगा ना भाई। तो उनको तो एकदम परफेक्ट क्वालिटी चाहिए, बढ़िया वाली क्वालिटी चाहिए, मतलब उनका क्वालिटी बहुत हाई होना चाहिए, मतलब उनकी शार्पनेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शार्पनेस होनी चाहिए। तो बेटा क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हाई होनी अच्छी बात है, बेकार बात है? क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हाई होना इट्स अ गुड थिंग। क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हाई होना इज अ गुड थिंग। ठीक है। अगर क्यू की वैल्यू हाई होती है, मतलब तुम्हारा ये शार्प होगा कर, शार्प रेजोनेंस। क्या बोला जाएगा इसको? शार्प रेजोनेंस। और क्यू की वैल्यू अगर कम होगी, अगर क्यू की वैल्यू कम होगी, तो बोला जाएगा फ्लैट रेजोनेंस। फ्लैट रेजोनेंस, रेजोनेंस। ठीक है। अब तुमको मान लो कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर डेटा ट्रांसमिट करना है, तो शार्प वाला लोगे, बेकार वाला लोगे? तुम्हें पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर डेटा ट्रांसमिट करना है, पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर डेटा ट्रांसमिट करना है और कोई ना सुने, तो शार्प वाला लोगे। क्वालिटी फैक्टर उसकी क्या हो बेटा? हाई हो। क्वालिटी फैक्टर क्या हो बच्चा उसकी? हाई हो। ये चीज क्लियर हो गई? देखो छोटी छोटी चीजें हैं बस। अब हाँ जी गांव वालों, क्लियर है ये छोटा सा पार्ट? बोल बच्चे।
चलो बहुत बढ़िया। तो क्यू के फॉर्मुलेज हो गए और ये हो गया। तो इस टॉपिक का चाहो तो तुम नाम डाल दो शार्पनेस का, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी तुम इसका नाम डाल सकते हो, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस भी नाम डाल सकते हो। तो वो क्वालिटी फैक्टर से देखा जाता है, ठीक है ना। तुम चाहो तो इस टॉपिक छोटा नाम डाल दो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, और याद रखना क्वालिटी फैक्टर मस्ट बी हाई वैल्यू। अच्छा एक चीज बता, क्वालिटी फैक्टर को हाई रखना है तो मतलब जरा सोच, जरा सोच यहां से फॉर्मूले से सोच। एल की वैल्यू, एल की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए छोटी होनी चाहिए? एल की वैल्यू बड़ी हो गई, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कम हो गई, समझे ना। तो ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं तुमसे, ऐसे तुमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक छोटा सा एक फॉर्मूला मैं तुमसे ट्राई करवा देता हूं, छोटा सा रिजल्ट है। तेज तो नहीं हो रहा बेटा? क्यू का वैल्यू कितना होता है? ओमेगा एल बाय आर। बेटा ओमेगा फॉर्मूला कितना होता है? 1/√LC। कभी नाम सुना है ऐसे फॉर्मूले के? कभी देखे हैं? देखे हैं। इसको यहां पुट कर सॉल्व कर, क्या 1/√LC इंटू एल बाय आर, बेटा कितने बराबर हो जाएगा ये? 1/r क्या रूट में L/C के बराबर? बोल बच्चा। तो क्वालिटी फैक्टर का खाली सीधे सीधे रिजल्ट देखो, सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट पे R/LC की वैल्यू पे सीधे सीधे डिपेंड कर रहा है क्वालिटी फैक्टर। कैसे? इस फॉर्मूले की हेल्प से 1/√L/C। सर कितने सारे फॉर्मूले हैं? हाँ बेटा बहुत सारे फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले से फॉर्मूले बनते जा रहे हैं। अब ये याद रखना, ये ना अभी जे में रिसेंटली पूछा गया है, और एनटीए के मॉक टेस्ट तुमने सुने होंगे, एनटीए ने मॉक टेस्ट निकाले काफी सारे अपने, है ना। तो एनटीए के मॉक टेस्ट में भी ये सवालों में से पूछा गया है कि सीधा सीधा कौन सा फॉर्मूला सही होगा। तो उनमें से ऐसे ये वाली फॉर्मूला भी दे रखे हैं, तो ये सब भी तुम्हें याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूले भी तुम्हें याद रखने हैं बेटा। 1/r रूट में L/C। तो L बढ़ाने पर, C को कम रखने पर अपना क्वालिटी फैक्टर क्या कर जाता है? बढ़ जाता है, क्वालिटी फैक्टर बढ़ जाता है, ठीक है बच्चा। यस गौरंगी, रुके रहो बेटा 2 मिनट प्लीज। देख ले बच्चे, क्लियर हो गया? अदरवाइज मैं स्लाइड बाद में तुम्हें सेंड कर दूंगा, तुम इशू मत रखो। चले आगे। देख सिंपल है, खाली फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूले, अच्छा मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन करवाऊं क्या? आर की वैल्यू दे दूं, एल की वैल्यू दे दूं, सी की वैल्यू दे दूं, बताओ भाई सॉल्व करो क्यू की वैल्यू। करना है ऐसे सवाल? आर की वैल्यू देता हूं, एल की देता हूं, सी की देता हूं, और तुम निकालना क्यू। ये गेम खेलते रहना जिंदगी भर। तो घटिया सवाल नहीं करेंगे, खाली फॉर्मूले है, फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। कोई इसमें हाई खतरनाक लेवल का सवाल नहीं आता, कोई खतरनाक लेवल का सवाल नहीं आता यहाँ पर। सिंपल आते हैं सवाल, बस सीधे सीधे फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला इनफेक्ट पूछता है एग्जामिनर, तो ये तुम फॉर्मूला याद रख लो, यही बहुत बड़ी बात है अपने लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, छोटा छोटा पॉइंट है ये। फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनोसॉइडल करंट, साइनोसॉइडल करंट, फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनोसॉइडल करंट, मतलब जो साइन वेव होती है ना, जो हम पढ़ते आ रहे हैं एसी करंट अपना, एक्चुअल में उसका फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला। तो फॉर्म फैक्टर को एफ से लिखते हैं यार। किससे लिखते हैं बच्चा? एफ से लिखते हैं। और इस एफ कैसे दिया जाता है? IRMS डिवाइड में योर आई एवरेज हाफ साइकिल। फॉर्मूला देख ले बेटा, IRMS डिवाइड में योर आई एवरेज ऑफ हाफ साइकिल। हाफ साइकिल के लिए होता है बेटा, किसके लिए होता है? हाफ साइकिल के लिए। बेटा आई की वैल्यू हाफ साइकिल याद है तुम्हें? अपन ने निकाली थी सबसे पहला लेक्चर, और एवरेज वैल्यू भी याद है क्या? कितनी वैल्यू आती है? I0/√2। ये कितनी आई थी? 2I0/पाई। अभी क्लास में है बेटा? अभी नहीं है, आज अभी गायब हो गया। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? π/2√2। देख लो भाई कितना वैल्यू हो गया? π/2√2 के बराबर हो गया। दैट इज 1.11, ठीक है।
अच्छा, तो ये फॉर्म फैक्टर करंट का हो गया। अगर वोल्टेज होता तो क्या सेम आता, रिजल्ट डिफरेंट आता? वोल्टेज के लिए सेम आता, रिजल्ट डिफरेंट आता? सेम आता भाई, वी नॉट बाय रूट टू, टू वी नॉट बाय पाई, सेम आता। तो हम वो नहीं कर रहे, तो सीधे फॉर्म फैक्टर एक रिजल्ट है, याद रखो। बिल्कुल फिक्स वैल्यू है फॉर्म फैक्टर 1.11 पाई बाय 2 रूट 2। कभी कभी सवाल पूछ सकता है तो बता दिया गया है, जरूरी नहीं है पूछे, हो सकता है पूछ ले। हमें तो रेडी रहना है ना, हमें पता होना चाहिए बस। फॉर्मूला छोटा सा, आरएमएस बाय एवरेज, छोटा सा फॉर्मूला है, आरएमएस बाय एवरेज, फिक्स वैल्यू पाई बाय रूट 2 रूट 2। क्या बताता है? नहीं मतलब, सीधे सीधे फॉर्मूला याद करना है वाला। नहीं मतलब क्या बताता है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है नहीं पढ़ना, इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाने बैठे अपन, ठीक है। तो ये वो थोड़े से ना इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो तुमसे पूछे जा सकते हैं कभी कभी, क्योंकि तुम्हारे मॉक टेस्ट में दे रखे हैं इसने, एनटीए ने, कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है साइंस वाला करंट का। उन्होंने तो क्वेश्चन उठा दिया, बट हमें तो याद करना पड़ेगा। तो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? पाई बाय 2 रूट 2, दैट्स इट। याद रखो, सीधे काम बन जाएगा अपना, ठीक है बच्चे। फिक्स वैल्यू, कुछ चीजें होती है ना याद करने वाली, फिजिक्स में भी वही चीजें याद कर लो। इसका फिजिकल मीनिंग समझने के लिए समय लगता है, उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जो हमें नहीं पढ़ना, हमारे सिलेबस के हिसाब से रहना है फिक्स। नेक्स्ट है चोक कॉइल। नेक्स्ट टॉपिक चोक कॉइल। देखो छोटे टॉपिक रह गए हैं बस, सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चोक कॉइल। देख चोक कॉइल में देखो, कितने लोगों के घर में पुराने जमाने वाली ट्यूबलाइट है? एक तो आजकल नई ट्यूबलाइट आती है वो एलईडी वाली, पतली सी स्ट्रिप होती है, वो नहीं। पुराने जमाने में स्कूल में देखी होगी, हो सकता है तुमने अपने बचपन में, एक मोटी सी ट्यूबलाइट होती थी और एक पट्टी होती थी, फट्टी सी होती थी, उसके आगे कुछ दो निकले होते थे और उसमें ट्यूबलाइट होती थी, है ना। पहले कभी देखे होंगे तुमने, एक फट्टी सी होती थी सफेद व्हाइट कलर की, फिर उसके पास क्या होती थी, एक वो लगी होती थी, मोटी वाली ट्यूबलाइट लगी होती, मोटी मोटी वाली। तो उसमें एक स्टार्टर लगाते थे, जब स्टार्ट नहीं होती तो स्टार्टर लगा दिया। और साथ में एक चौक कोयल, बड़ा सा डिब्बा सा होता था चौक कोयल, बहुत भारी सा होता है। चौक कोयल एक डिब्बा सा होता है, सिरामिक का बना होता है ज्यादातर ना, वो बहुत भारी सा होता है। तो घर वाले बोलते थे यार चौक खराब हो गई, नई लानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब यार घरों में ना देखने को मिलती नहीं है, मैं घर में ढूंढ रहा था, मेरे घर में है, पापा ने रखी हुई है संभाल के, कि आने वाली जनरेशन को दिखाएंगे समझ रहे हो ना। पर अभी मैं तुमको नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। तो चौकल होती है बड़ा सा डिब्बा। अब ये चौकल होता क्या है वो समझो, इट इज एन आरएल सर्किट। ये क्या होता है? आरएल सर्किट होती है। चौकल इज बेसिकली आरएल सर्किट। और ये मैक्सिमम टाइम ना तुम्हारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनकी सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है, ट्यूबलाइट्स में जैसे बेसिकली यूज किया जाता है। तो कैसे यूज करते हैं जरा समझ लो। ट्यूबलाइट ले ली और उसके सीरीज में क्या लगा दिया? चौक लगा दी। अब से इसका फायदा क्या है, वही तो पढ़ा रहा हूं मैं। अब इसका तो फिजिकल इसका यूज है बेटा, है ना। तो घर वाले भी कहां का की सोच के बैठे हैं अभी, सही दुख होता है। चौक, अब ना अब इलेक्ट्रॉनिक चौक आती है। अब क्या आती है? इलेक्ट्रॉनिक चौक आती है इनबिल्ट, समझ रहे हो बच्चों। नाउ यू गेट इलेक्ट्रॉनिक चौक जो कि इनबिल्ट होती है आपकी। पहले के जमाने में वो मोटी मोटी से आती थी, बंद होती थी, ठीक है भाई। अब देख होता क्या है, चौक इज नथिंग बट योर आर एल सर्किट। क्या है ये आर एल? मतलब इसके अंदर एक आर है और एक क्या है? इंडक्टर है। एक आर कंपोनेंट है और एक क्या है? इंडक्टर है तुम्हारा, ठीक है ना। और साथ में तुम्हारी क्या होगी? ट्यूबलाइट होगी तुम्हारी, क्या होगी साथ में? ट्यूबलाइट होगी। अच्छा मुझे बताओ, घर में सप्लाई कितनी आ रही होगी? 220 वोल्ट आ रही होगी, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही होगी। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू भी कितनी हो जाएगी इसकी? 311 समथिंग, मैक्सिमम इसकी भी 311 समथिंग हो जाएगी। अच्छा, अब तुमने ट्यूबलाइट देखा होगा, ट्यूबलाइट के अक्रॉस जो वैल्यू जाती है, अगर तुम ध्यान से देखो ना, ट्यूबलाइट के अक्रॉस जो तुम्हारी वोल्टेज होती है वो कितनी होती है? नहीं बोलते कम पे काम करती है। ट्यूबलाइट के 220 पे काम करती है, कम पे काम करती है? कभी नाम सुना है तुमने? तुम्हारा देखना, ट्यूबलाइट जो होती है ना कम पे काम करती है, 40 वोल्ट चाहिए उसको ज्यादा से ज्यादा, समझे ना। उसको 40 टू 50 वोल्ट चाहिए होता है सप्लाई। अगर उसको 40 टू 50 वोल्ट मिल जाएगी तो चल जाएगा, उससे ज्यादा मिल जाएगी तो बेकार हो जाती है, खराब हो जाती है, वो टमटमाने लग जाती है, फिर टमटमाने जाती है, साइड से खराब हो जाती है ना। ज्यादा नहीं जानी चाहिए। आजकल वाली ट्यूबलाइट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, पुराने जमाने की ट्यूबलाइट बात कर रहा हूँ। उसमें तुमने देखा होगा साइड से काली हो जाती थी ट्यूबलाइट, अगर चौक कॉइल खराब होती थी, ठीक है ना।
समझ रहे हो आप मेरी बात छोटी छोटी? तो चौक कॉइल में होता क्या है बेसिकली कि तुमको ना 220 वोल्ट गया, तो चौक कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप तो ज्यादा हो जाए, इसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा हो जाए, इसके अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाए। समझो आप मेरी बात। ट्यूबलाइट में वोल्टेज कम चाहिए, ट्यूबलाइट को वोल्टेज ऑपरेट होने के लिए क्या चाहिए बेटा? कम चाहिए। ठीक है, ओके। तो 220 में कम दे दी, मान लो यहाँ पर 40 चाहिए इसको, तो बाकी बची हुई कौन खा जाए? चौक कॉइल खा जाए। बाकी बची हुई किसके पास ड्रॉप आ जाए ज्यादा? चौक कॉइल के पास वोल्टेज का ड्रॉप आ जाए ज्यादा, और ट्यूबलाइट में वोल्टेज जितनी चाहिए उतनी मिल जाए। ठीक है, बट मुझे बता, पावर तो इसको पूरी चाहिए, पावर इसको पूरी कम चाहिए ज्यादा चाहिए? ट्यूबलाइट को पावर, पावर तो पूरी लेगा ना ये। ट्यूबलाइट को वोल्टेज चाहिए कम, पावर चाहिए ज्यादा, तो भाई साहब इसको पावर तो ज्यादा चाहिए होती है, ये तुम्हें याद रखना है, और वोल्टेज चाहिए ट्यूबलाइट को कम। अब था, तो चौक कॉइल में पावर डिसिपेशन कम होना चाहिए, पावर भी फिक्स आ रही है, तो ट्यूबलाइट को ज्यादा पावर देनी है, वोल्टेज कम रखना है ट्यूबलाइट के लिए। पर चौक कॉइल में वोल्टेज ज्यादा पावर कम, तो ये लिख देता हूं मैं तुम्हें। चौक कॉइल में क्या चाहिए तुम्हें? चौक कॉइल में तुम्हारा क्या है? पावर कम रखो, वोल्टेज ज्यादा। ठीक है ना? चौक कॉइल ये चाहता है, चौक कॉइल में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो, चौक कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा आ जाए और पावर ड्रॉप कम हो। समझे? बोलो बच्चों, कहानी लिखनी है तुमको कि ट्यूबलाइट में पावर ज्यादा जानी चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप उसके अक्रॉस कम होना चाहिए। चौक कॉइल में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होना चाहिए और इसमें पावर कम डिसिपेट होनी चाहिए, तो ये हमको चाहिए। ठीक है, तो चौक कॉइल पढ़ रहे हैं अपन ना, नॉट ट्यूबलाइट, हम चौक कॉइल पढ़ रहे हैं। अब मुझे बता, पावर का फॉर्मूला कितना होता है? व्हाट द फॉर्मूला ऑफ पावर? क्या वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। पावर को करना है कम फॉर चोक, चोक कॉइल के लिए पावर करना है कम, तो बेटा cos फाई की वैल्यू कम हो जाएगी या बढ़नी चाहिए? cos फाई की वैल्यू, सिर्फ चौक कॉइल की बात करें, स्पेशल केस है, चौक कॉइल पावर कम रखना है, तो cos फाई की वैल्यू बड़ी होगी कम होगी? कम होगी। मतलब cos फाई क्या हो गया? कम हो गया। cos फाई को क्या करना है? कम करना है। cos फाई को कम करना है मतलब पावर फैक्टर लो या हाई? शुभांगी ध्यान से देखो, पावर को कम करना है तो वी आर एम एस आई आर एम एस, वी और आई को हम चेंज नहीं कर सकते, cos फाई को कम कर देंगे तो पावर कम हो जाएगा, cos फाई का वैल्यू कम हो गया तो पावर कम हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो हमने पावर फैक्टर रखा लो। तो चौक कॉइल का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, फॉर चौक कॉइल, चौक कॉइल का पावर फैक्टर क्या होता है? ज्यादा होता है कम होता है? लो। पावर फैक्टर शुड बी लो फॉर चौक कॉइल। वैसे आइडियली तुम्हें पावर फैक्टर अपनी घर सप्लाई में तो ज्यादा बताया था मैंने, इट शुड बी गुड हाई वैल्यू, बट ओनली फॉर चौक कॉइल, ओनली फॉर चौक कॉइल पावर फैक्टर मस्ट बी लो, ओनली फॉर चौक कॉइल पावर फैक्टर मस्ट बी लो। ओके बेटा, ओनली फॉर चौक कॉइल पावर फैक्टर मस्ट बी लो बच्चे। ठीक है, ओनली फॉर चौक कॉइल पावर फैक्टर मस्ट बी लो। चौक कॉइल के पावर फैक्टर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। सो cos फाई की वैल्यू तो ज्यादा होती है लो एंगल पे। बेटा एंगल की बात नहीं कर रहा हूं शुभांगी, देखो हम ये पूरी क्वांटिटी cos फाई की वैल्यू बात कर रहे हैं, फाई तो ज्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एंगल, वी आर टॉकिंग अबाउट cos ऑफ फाई, दैट इज पावर फैक्टर का वैल्यू। बच्चों सिंपल सा टॉपिक है बस, तो ये अब ये चीज समझानी थी मुझे कि चौक कॉइल का पावर फैक्टर क्या होता है? कम होता है, बस ये तुम्हें याद रखना है, ये एक नीट का सवाल भी है। तुम प्रीवियस ईयर खोल के देख लो, ऐसा सवाल तुम्हें मिलेगा, चौक कॉइल का पावर फैक्टर कम होने से ज्यादा होना चाहिए। चार ऑप्शन में से कभी वो करेक्ट ऑप्शन कौन सा, रॉन्ग ऑप्शन, ऐसे मार्क करने को आता है ना, उन उन सवालों में ऐसी चीजें पूछते हैं। चौक कॉइल का पावर फैक्टर कम होगा ज्यादा होगा? तो कम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो बस। अब तुमने cos फाई का फॉर्मूला पढ़ा है? कितना होता है भाई? क्या आर बाय जेड? फॉर्मूला फॉर cos फाई कितना होता है? आर बाय जेड। पावर फैक्टर का मैंने बताया था तुम लोगों को कि आर बाय रूट में, सिर्फ चौक कॉइल की बात कर रहे हैं अपन, चौक कॉइल के ओनली फॉर चौक कॉइल, तो रूट में क्या आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। बेटा मैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाऊंगा, ये आर है, यहां से मैं आर बाहर निकाल रहा हूं,
क्या ये चीज समझते हो तुम? बेटा ये स्टेप समझ में आया सबको? रीत बेटा आते हो कभी कभी, ऐसा क्यों? रोज आया करो। यस सर। टॉपिक उठ जाएंगे बेटा, है ना? ऐसे नहीं, प्लीज रोज आए। यस सर। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1/रूट में। इनफैक्ट मैं सभी को बोलूंगा सबको क्लास रोज अटेंड करनी चाहिए, ये नहीं सब रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बहुत गलत चीज है ये। अब cos फाई का वैल्यू हो गया हमारा, फॉर्मूला देखो, है ना? अभी देखो है तो एक ही चीज बेटा, cos फाई की वैल्यू कम चाहिए ज्यादा चाहिए? पावर फैक्टर या cos फाई को हमें करना है, कम करना है, मतलब इस पूरी क्वांटिटी को कम करना है। तो यहाँ पर इस बताओ, इस फॉर्मूले का डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए? बड़ा छोटा? डिनोमिनेटर 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 बड़ा, तभी पूरी क्वांटिटी छोटी हो जाएगी। तो अगर नीचे का पोर्शन बड़ा तो पूरा क्वांटिटी छोटा, बहुत सिंपल चीज है। तो बड़ा अगर होना है तो मतलब कि एक्सएल बाय आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली बड़ी हो जानी चाहिए। अगर ये बड़ा तो 1 प्लस में और बड़ा, उसका रूट, फिर देखो, है ना? तो एक्सएल बाय आर का वैल्यू क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। मतलब चॉक कॉइल के लिए एक्सएल बाय आर का रेशियो शुड बी हाई वैल्यू। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना? कहते हैं ना वो कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, 4 ऑप्शन बनते हैं। इन अ चॉक कॉइल पावर फैक्टर मस्ट बी लो, फर्स्ट ऑप्शन, मस्ट बी हाई, सेकंड ऑप्शन। एक ऑप्शन, चॉक कॉइल, इन चॉक कॉइल द रेशियो ऑफ एक्सएल बाय आर शुड बी हाई और स्मॉल। तो तुम्हें ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं, तो तुम्हें अपने आप से ऑप्शन देखना पड़ेगा, एक्सएल बाय आर का वैल्यू बड़ा होना चाहिए। अब एक्सएल का वैल्यू बड़ा, आर का वैल्यू छोटा, समझे? एक्सएल का वैल्यू बड़ा, आर का वैल्यू छोटा, ठीक है? अब जीरो नहीं रख सकते आर को हम, आर को जीरो पर, हाँ ये रखना, आर जीरो नहीं होता, मगर छोटा रखते हैं, ठीक है? बस दैट्स इट, दैट्स इट बच्चों। चॉक कॉइल के बारे में बस इतना ही है। क्लियर हो गया? एक छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवाई है मैंने आपको, बस छोटी सी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपके सामने। क्लियर है? बस लास्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर। अच्छा, तुम लोगों को मैं एक चीज बताऊं, हो सकता है काम आए, थोड़ा हटके इंफॉर्मेशन है, मजेदार, एक्चुअल रियलिटी बताऊं। बेटा एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू एल होता है। काम की चीज है थोड़ा, क्या एक्सेल का फॉर्मूला ओमेगा इंटू एल होता है? होता है। बेटा एल किस पे डिपेंड करता है, याद है कुछ? एल 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 हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कोई बता सकता है? म्यू नॉट कैपिटल एन स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एल, ये वॉल्यूम हुआ करता था, है ना? मतलब अगर एल की वैल्यू बड़ी चाहिए तो वॉल्यूम बड़ा होगा छोटा होगा? वॉल्यूम क्या होगा? बड़ा होगा। अगर वॉल्यूम बड़ा हो गया, अगर वॉल्यूम बड़ा हो गया तो इसका जो वेट मास होगा बड़ा होगा छोटा होगा? बड़ा होगा। तो ये भारी होगा हल्का होगा? भारी होगा, समझ रहे हो? मैंने बोला था ना भारी सी होती है चॉक कॉइल, बहुत भारी सा होता है। पापा से पूछना अपने आप लोग, पापा आपने कभी चॉक कॉइल का नाम सुना है? वो हल्का होता था भारी होता था? घर वाले कहेंगे बेटा भारी होता है, वो हल्का फुल्का नहीं होता। इनफैक्ट पैर पे गिर जाता था ना, चोट आ जाती थी, पैर पे लग जाए तो हड्डी टूट जाए, इतना भारी होता है वो, पत्थर जितना। समझ रहे हो? उसका रीजन ही यही है, उसका रीजन ही यही है, एल की वैल्यू ज्यादा रखनी पड़ती है। और ये सारी कहानी चॉक कॉइल के लिए, बस चॉक कॉइल के लिए, ठीक है? वैभव क्लियर हुआ ये? कशिश क्लियर हुआ? ईशानी, ईशानी क्लास में है ही नहीं, ओके चलो यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चले मूव करें फिर आगे, फिर मस्ती भी करना है भाई। ओके बस चॉप्टर खत्म। नेक्स्ट टॉपिक इज योर ट्रांसफॉर्मर, नेक्स्ट टॉपिक इज योर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना?
ट्रांसफॉर्मर देख लो भाई क्या होता है, सीधा ट्रांसफॉर्मर इन फ्रंट ऑफ यू, ये ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम बना हुआ आपके सामने। अब ट्रांसफॉर्मर करता क्या क्या है उसके बारे में तुम्हें बता देता हूँ, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो लेट मी टेल ऑल द पॉइंट्स। तो ट्रांसफॉर्मर के तुम्हें छोटे छोटे पॉइंट अपने स्कूल के लिए ज्यादा ध्यान रखना है, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यहाँ पर सी बेटा, बच्चों देखो ट्रांसफॉर्मर के बारे में क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर में ना, इफ यू कैन सी, देखो ये ट्रांसफॉर्मर है, दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर। आपके घर में तो घर के बाहर एक बहुत बड़ा सा डिब्बा होगा, बहुत बड़ा सा पोल होगा, पोल के ऊपर रखा होगा ऐसा कुछ, तो वो भी ट्रांसफॉर्मर होता है। और तुम्हारे घर में छोटी सी तुम्हारी जो कार होती है ना, तुम्हारा जो चार्जर होता है, उसको तुम तोड़ दो, सर बहुत महंगा होता है, तोड़ दो, खराब वाले को तोड़ दो, छोटा सा ऐसे दिखेगा। अब तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आने लगे हैं वैसे, अब तो इलेक्ट्रॉनिक आने लगा है, बट अगर तुम तोड़ के देखोगे ना तो छोटा सा अंदर ऐसे होता है, ऐसा लैपटॉप का चार्जर हो गया उस सब चीजों में। अब तो अब माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें आ गई ना, तो हो गया, ठीक है बेटा। ये डायग्राम ना स्कूल पॉइंट ऑफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे, ये टॉपिक इज फॉर मोर इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू रेदर देन योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। हाँ, ट्रांसफॉर्मर घर के सामने लगा है, बच के चलना, उससे नीचे मत खड़ा होना। अब देखो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है बच्चा, ट्रांसफॉर्मर इज बेसिकली ये यहाँ से सप्लाई लेगा और यहाँ पर देगा, इनपुट पे सप्लाई देगा, ठीक है, इनपुट से सप्लाई लेगा और आउटपुट पे देगा। अब ये क्या कर सकता है, ये सप्लाई की वैल्यू को ज्यादा कर सकता है या फिर कम कर सकता है। तो ज्यादा कर रहा है तो स्टेप अप, कम कर रहा है तो स्टेप डाउन, ज्यादा कर रहा है तो स्टेप अप, कम कर रहा है तो स्टेप डाउन, समझे नहीं समझे। अब ट्रांसफॉर्मर की ना खूबियत होती है, क्या खूबी होती है समझ लेना, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं तुम्हें। फ्रीक्वेंसी और पावर दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं आपके सामने रेड पेन से, तभी लिखा मैंने यहाँ पर कि फ्रीक्वेंसी और पावर जो होती है ट्रांसफॉर्मर की, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तुम ये बनाओ नहीं, इसको बनाने के लिए भी मैं तुम्हारे पास एक सिंपल वाला क्या कहता हूँ फिगर देता हूँ, ठीक है ना, सिंपल वाली फिगर देता हूँ, तुम उसे ध्यान रखो, ठीक है गाइस। देखो इट इज अ सिंपल फिगर, ये भी ट्रांसफॉर्मर का ये बेसिकली डायग्राम होता है, ये भी इज अ टाइप ऑफ डायग्राम ऑफ योर ट्रांसफॉर्मर। देख बच्चों, तो ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी पावर कांस्टेंट होनी चाहिए, और वोल्टेज की वैल्यू तुम क्या करवा सकते हो, वेरी करवा सकते हो, वोल्टेज या करंट की वैल्यू तुम वेरी करवा सकते हो, कीपिंग पावर एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, पावर एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। और किसके लिए होता है, ओनली फॉर एसी सप्लाई, इट इज यूज्ड ओनली फॉर योर एसी सप्लाई, ये सिर्फ और सिर्फ एसी के लिए ही यूज किया जाएगा, नॉट फॉर डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज के लिए ये काम ही नहीं करता, बेकार हो जाता है। तो इट वर्क्स ओनली फॉर योर ऑल्टरनेटिंग करंट, और ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो तुम्हारा क्या करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट, तो मैग्नीट्यूड जो होता है ऑल्टरनेटिव वोल्टेज और करंट की वैल्यू चेंज करता है, कीपिंग पावर एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, कीपिंग पावर एंड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ठीक है ना। एंड इट चेंजेस योर मैग्नेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिकल, समझो कैसे। तुमने यहाँ पर ना सप्लाई लगा दी, ये गई, ये सप्लाई है, ये कौन सी सप्लाई है, इलेक्ट्रिक, अभी तारों से कनेक्टेड है, तो इट इज इलेक्ट्रिक सप्लाई। कौन सी है बेटा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यहाँ पर तार में चली। अब बेटा कॉइल में घूमी, कॉइल में घूमने की वजह से क्या करंट कॉइल में घूम रहा है, वो करंट टाइम के साथ वेरी हो रहा है, तो क्या यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, सोचना जरा आप अपने आप से। एक लूप में करंट घूम रहा है तो करंट वेरी कर रहा है, वो करंट के घूमने से ही तुम्हारा क्या मैग्नेटिक आना चाहिए, तो फ्लक्स आ नहीं आ रहा, फ्लक्स आ रहा है। फ्लक्स कौन सी एनर्जी होगी, ये कौन सी एनर्जी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर कौन सी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी हो गई, और वो यहाँ पर लिंक करेगी, तो ये मैग्नेटिक एनर्जी इज लिंकिंग इन दिस कॉइल। यहाँ की एनर्जी को हमने फ्लक्स के से यहाँ पर सेंड किया, फ्लक्स वेरी कर रहा है, तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ आएगा, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आएगा, आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। क्या आएगी बेटा, यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज आएगी। तुम यहाँ पर क्या लगा दो, अपनी मशीन लगा दो, जो भी तुम्हें लगाना है, लोड लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, लोड लगा सकते हो, तुमको भी यहाँ मशीन लगा सकते हो, समझे, ओके। तो बाय द हेल्प ऑफ दिस, बाय द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर, तुम ये V इनपुट को, मान लो तुमने रखा V इनपुट, तो इसके हिसाब से, तो V इनपुट तुमने रख दिया, तो V आउटपुट तुमको बड़ा मिल जाएगा V इनपुट से भी, वो भी मिल सकता है, ऐसे को बोलेंगे हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और अगर V आउटपुट तुम्हारा V इनपुट से छोटा हो गया तो ऐसे को बोलेंगे स्टेप डाउन, मतलब तुमने वैल्यू कम करवा दी, वैल्यू ज्यादा करवा दी, समझे।
तो वैल्यू कम ज्यादा करवाने के लिए क्या यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, वोल्टेज का, करंट का। पावर कांस्टेंट होनी चाहिए। पावर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, याद रखना। मतलब कि अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट को कम होना पड़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट को कम होना पड़ेगा। और फंडा वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फंडा वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। समझे बच्चा, फंडा इज सेम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सिंपल सी चीज है। देख ले बच्चे एक बार, ठीक है। अच्छा देखो छोटे छोटे पॉइंट है, मैं वो पॉइंट समझा दूं तुम्हें बस, दे आर स्मॉल स्मॉल पॉइंट ओवर हियर ना। अब देखो यहां पर जहां पर इनपुट लगाओगे उसको नाम दे दिया प्राइमरी कॉइल, और जहां पर आउटपुट लोगे उसको नाम दे दिया सेकेंडरी कॉइल। इनपुट दिया तुमने यहां पर प्राइमरी, आउटपुट मिला यहां पर सेकेंडरी। तो इनपुट पे वोल्टेज को ईपी लिख दिया और यहां लिख दिया ईएस। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्न एनपी हो गए, यहां पर नंबर ऑफ टर्न कितने हो गए बेटा, एनएस हो गया। समझे। एंड कोर of transformer is laminated and made up of soft iron। मुझे कोई इसका रीजन बताएगा, ये लैमिनेटेड क्यों होती है, ये लैमिनेटेड क्यों होगी, देखो गैप दिख रहा है, ये लैमिनेटेड क्यों होगी, कौन बताना चाहेगा रीजन, हैंड रेस करो कि कोर लैमिनेटेड क्यों होगी। एनी वन ऑफ यू हैंड रेस करो, कौन बताना चाहेगा। यस आई वांट टू नो, वेरी गुड। यस आदिया करेक्ट आंसर। शुभांगी, यस शुभांगी तुमने हैंड रेस किया, तुम बताना चाहती हो, और बच्चे नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हमारे साथ, नाराज हैं। शुभांगी तुम अनम्यूट करके बताओ क्या रीजन होगा। यस सर, यहाँ पे सर एडी करंट प्रोड्यूस होगा तो सर उसमें सर हीट लॉस को कम करने के लिए। एडी करंट क्यों आएगा सर क्योंकि सर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो उससे हाँ? उससे सर करंट से कंडक्टर में सर करंट प्रोड्यूस होता है, एडी करंट, और वो क्लोज लूप फॉर्म करता है, तो वो सर लॉस उससे होता है, हीट। उसको कम करने के लिए हम लैमिनेशन यूज करते हैं। वेरी गुड बच्चा, बिल्कुल सही, सही जवाब बेटा। कुछ नहीं है, यही है बेटा कि आपने यहाँ पर क्या किया, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहा है, वेरी करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही कायदे से इसमें, तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर एडी करंट, फ्लक्स वेरी कर रहा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, एडी करंट प्रोड्यूस होंगे कंडक्टर में, उसको रिमूव करने के लिए हम लैमिनेशन करते हैं, अदरवाइज हीट हो जाएगा बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मर। यही फंडा है इसका, ठीक है ना। ओके चलो अगले कुछ पॉइंट्स है बस, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मर्स। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। यही बताया मैंने, ट्रांसफॉर्मर का जो कोर होता है वो लैमिनेटेड होता है और सॉफ्ट आयरन का बना होता है। अब यहाँ पर एक रिजल्ट है, देखो क्या रिजल्ट है, कि अगर तुम्हारे नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉल में एनपी बोला, वोल्टेज अप्लाइड ईपी बोला, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी एनएस बोला, आउटपुट वोल्टेज ईएस बोला, तो ये बेटा रिजल्ट होता है ES by EP equals to NS by NP equal to K। ES by EP equals to NS by NP equals to K। और ये K को हम कुछ नहीं बोलते, ये बाय डेफिनेशन है, दिस इज बाय डेफिनेशन, एवरीथिंग इज बाय डेफिनेशन। ये एक्चुअली इंजीनियरिंग में टॉपिक है ट्रांसफॉर्मर, तुमको बस छोटा सा पार्ट खाली दिखा दिया गया है, ठीक है, जो तुम्हें बस स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी चीजें फॉर्मलेस। तो यहाँ देखो ये पॉइंट जो है K क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर रेशियो, दिस K इज बेसिकली ट्रांसफॉर्मर रेशियो, this K is nothing but your transformer ratio। तो ratio voltage obtained in secondary coil to voltage applied in primary coil is equal to ratio number of turns of respective coils, है ना, ये लिखा हुआ, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो बोलते हैं, ठीक है बच्चा। ओके सर, अब ये रिजल्ट देख लो, सीधे सीधे डायरेक्ट रिजल्ट्स। अगर एनएस की वैल्यू एनपी से बड़ी है, मतलब के का वैल्यू अगर बड़ा होगा 1 से, तो इसको बोलेंगे स्टेप अप। मैं देखना, आउटपुट वोल्टेज बड़ा हो गया इनपुट से, वोल्टेज बढ़ गई, स्टेप अप। अगर के की वैल्यू कम हो गई 1 से, मतलब आउटपुट की वैल्यू कम हो गई इनपुट से, तो इसे बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर।
मैंने बोला है इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर होना चाहिए, मतलब पावर कांस्टेंट, मतलब कोई लॉसेस हम नहीं मान के चल रहे हैं तब, तो पावर कांस्टेंट रखते हुए, और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहना चाहिए, फ्रीक्वेंसी पावर दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे तभी हम ये बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर देखोगे ईपी आईपी इक्वल्स टू ईएस आईएस, तो आप देखो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा रिजल्ट, ईपी आईपी से ना देख ई प्रोपोर्शनल टू 1/a हो जाएगा, तो यहाँ पर देख ये रिजल्ट बन जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो छोटे से रिजल्ट्स हैं आपके पास, बिल्कुल बेटा मैं इसके नोट्स आपके पास सारे अपलोड कर दूंगा, परेशान बिल्कुल ना हो, आई विल अपलोड ऑल द नोट्स। ठीक है, डोंट वरी गाइस, ओके। चलो अगला इंपॉर्टेंट है नोट पॉइंट है यहाँ पर इसके लिए कि एनर्जी लॉसेस ट्रांसफॉर्म में कौन कौन से होते हैं। एक तो मैं तुम्हें बताया था एडी करंट लॉस, एक बताया था हिस्टेरेसिस लॉस, याद है ना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू स्टोर जाती है हिस्टेरेसिस में, बताया था मैं तुम्हें, हिस्टेरेसिस पढ़ाया था, हिस्टेरेसिस लॉस बारमेट वाले चैप्टर में, कि भैया पूरी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जानी चाहिए पर कुछ बच जाती है, एडी करंट लॉस हो गया। ठीक है ना, कॉपर लॉस क्या होता है, जो कॉइल्स होती है ना, कॉइल में रेजिस्टेंस की वजह से I2R लॉस होता है, उसको नाम दिया गया कॉपर लॉस। ठीक है, रेजिस्टेंस के में जो लॉसेज हुए हीट वेट के, वो कॉपर लॉस में आ गए। अब कभी कभी प्रॉपर फ्लक्स लिंकेज नहीं हो पाता, कि पूरा यहाँ से फ्लक्स चला, बीच में कुछ गैप थे, गैप में खत्म हो गया, आगे पूरा नहीं पहुंच पाया, तो यहाँ से 100 रुपए चले, 100 रुपए तुमने लिए किसी को देने के लिए, बीच में से 10 रुपए तुम खा गए, फ्लक्स था पहले 100, बीच में से जो मटेरियल है, साधन जिससे तुमने, जो मेटल है, उसने थोड़ा फ्लक्स लीक करवा दिया, ठीक है ना, और बाकी आगे का फ्लक्स कम गया, तो ये भी एक तरह का लॉस हो गया। ठीक है सर, किसके लिए यूज होते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है, यूज सीधा सीधा ये होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, घर में सप्लाई आने तो ट्रांसफार्मर आना बहुत, ट्रांसफार्मर का बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरेशन पर तुमने पता होगा यार, तुम लोग को पता है ना, जो जनरेशन होता है कितने पे होता है, बचपन पढ़ा है तुम लोगों ने, जनरेशन 11 kV पे होता है। अब ट्रांसमिशन कितने पे होता है, 220 kV पे। फिर ट्रांसमिशन के बाद कहां पर तुम्हारे घर में सप्लाई जो आती है, उसको लाने के लिए 11 kV पे लाते हैं फिर नीचे, और फिर उसके बाद 220 kV पे लेकर आते हैं। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ पर तो स्टेप अप किया, ट्रांसमिशन बचपन पढ़ा था ये सब तुमने क्या, 10th क्लास में। यहाँ पर ये कहां पर है, ये पावर प्लांट है, ये पावर प्लांट है, पावर प्लांट से तुमने स्टेप अप करा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पावर प्लांट है, पावर प्लांट से स्टेप अप किया और ट्रांसमिट किया, ये ट्रांसमिशन। फिर ट्रांसमिशन से स्टेप डाउन किया, क्या किया हमने यहाँ पर, स्टेप डाउन। और इसमें कहां पर है, सब स्टेशन में, तुम्हारे घर के आसपास ना छोटे छोटे सब स्टेशन होंगे, बिजली घर जिनको तुम बोलते हो, तो वहां पर 220 kV को 11 kV किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, और फिर 11 kV से 220 kV पे किया, 220 kV नहीं, सॉरी गलत लिख दिया, 220 वोल्ट जो तुम्हारे घर में सप्लाई आ रही है, होम सप्लाई, होम में, तो उसके लिए तुम्हारे घर के सामने कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, मतलब तुम्हारे घर के सामने कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, या मोहल्ले के बाहर गेट पर कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, 11 kV से 220 वोल्ट, सोचो कौन सा होगा ये वाला, स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। समझे, तो आज जब तुम मम्मी पापा के साथ घूमने बाहर निकलो, या किसी और के साथ घूमने बाहर निकलो, तो उसको बोल देना भाई तुझे पता है ये स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वो चकरा के नीचे ना गिर जाए तो नाम बदल देना, कहना क्या बातें कर रहा है भाई क्या चीज सीख ली तूने, नहीं नहीं ठीक है ना, तो यस इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। समझ गए, अरे बोलो बच्चा, डेट सेट, ये ट्रांसफार्मर की भी बातें खत्म, बस इतना ही ट्रांसफर पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना अपने को, ज्यादा पढ़े कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कुछ नहीं है, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है अपने लिए, बस इतना याद रखें आप। ठीक है, कुछ होगा तो हम आपको सवाल करवा देंगे, पर होते नहीं है यहाँ पर। तो डेट्स इट विद, यहाँ पर अब एसी चैप्टर क्या होता है आपका, समाप्त। तो यहाँ पर अच्छी सी डालेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, एक ही चीज नहीं, एसी चैप्टर क्या होगा बेटा, समाप्त।
है ना। और इसी के साथ आपकी पूरी यूनिट इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म होती है खत्म। मतलब पूर्ण आहुति के लिए तैयार रहे सब। मैं कहूंगा सब अपनी कुर्सी से खड़े हो, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सब अपनी कुर्सी से खड़े हो, हाथ ले ले और हाथ में बेटा वो क्या जो भी ले लेता है उठा के और डाल देते हैं, ठीक है, आग में डाल दे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा पूरा का पूरा यूनिट 12 की पहली वॉल्यूम नंबर 1 खत्म होती है, स्वाहा होती है, सब बोल सकते हैं, है ना। सबको खुशी होती हुई कि वाह छुटकारा मिला, छुटकारा मिला। तो बेटा जो भी बच्चा करंट से दूर भागता था, आज के बाद करंट नाम लेना हम बहुत नहीं लेंगे, ठीक है, अब हम नहीं नाम लेंगे बेटा। ईएम वेव बेसिकली ना इट्स अ टॉपिक ऑफ वेव्स, जो इसमें पार्ट नहीं आता वो, ठीक है ना, वो छोटा टॉपिक हम बाद में कर पाऊंगा मॉडर्न में। हाँ, बट मैं अभी तुम्हारे स्कूल पॉइंट से करवा दूंगा, ठीक है। तो अब हमारे पास हमारे 12th के सिलेबस क्या क्या बचा है, एक ईएम वेव चैप्टर है, तो ये वेव में वैसे हम यूज कर लेते हैं, तो ईएम वेव है। और मेनली जो बचा है हमारा ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स, तो ये बड़ी यूनिट है अब। तो बड़ी यूनिट अब ये बच गई, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। तो मैक्सिमम टाइम जो अब ले जाएगा ना, ये ले जाएगा। मैक्सिमम टाइम तुम्हारा ऑप्टिक्स ले जाएगा बेटा, ज्यादा भी ले जा सकता है। मैं तुम्हारे ना यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लूंगा जिससे कि हम जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। ज्यादा भी जा सकता है, इतना बड़ा टॉपिक है ये, क्योंकि पर मैं तुम्हारा थोड़ा करवाऊंगा अच्छे से, ठीक है, जिससे तुम्हें एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो बस हाँ बिल्कुल, अरे देखो ना बचा ही क्या है यार, आज क्या सितंबर है ना, बस ये तो कितने दिन का टॉपिक है, ये तो हाफ मंथ का टॉपिक है, हाफ मंथ। मतलब इसमें बेसिकली कितने लेक्चर चाहिए अपने को, 10 लेक्चर चाहिए नियर अबाउट। तो 10 लेक्चर तो 2 वीक में 8 और एक्स्ट्रा लगा लेंगे तो भी हो जाएगा। और ये बस हाँ, तो हो जाएगा आराम से, चिंता नहीं है, दैट्स इट।